भाभी यह क्या, आज भी खिचड़ी? नैना ने मुंह बनाकर खिचड़ी का बाउल हाथ में लेते हुए कहा। डिम्पी बोली, दीदी पूरे दिन माँ जी की सेवा करनी होती है और माँ जी को डॉक्टर ने खिचड़ी खाने की ही हिदायत दी है, इसलिए मैं सभी के लिए ही खिचड़ी बना रही हूँ ताकि काम का बोझ भी ना पड़े और मैं माँ जी की सेवा भी अच्छे से कर पाऊँ। डिम्पी की सास और मीला जी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। बस अब जैसे तैसे दिन निकल रही थी। वे बेड पर से बिल्कुल उठ भी नहीं पा रही थी और उनकी सारी नित्य क्रिया बेड पर ही हो रही थी। डिम्पी दिन रात उनकी सेवा में ही लगी रहती। डिम्पी चाहती थी कि बस उसकी सांस ठीक हो जाए। डिम्पी के पति राजेश ने फोन करके अपनी बहन नैना को भी यहाँ बुला लिया था ताकि माँ के अंतिम समय में उनकी बेटी भी उनके साथ हो। लेकिन नैना जब से मायके आई थी उसे तो टीवी देखने से ही फुर्सत नहीं थी और ऊपर से अपनी भाभी से नए नए पकवान बनाने को बोलती। वह अलग मायके आने के बाद वह सिर्फ 5 मिनट अपनी माँ के पास बैठी होगी, बाकी पूरा दिन या तो फोन पर सहेलियों से बातें करती या टीवी देखती। थोड़ी देर बाद ही नैना ने अपनी सहेली को फोन लगाया और बोली, अरे यार, भाभी ने तो आज फिर खिचड़ी खिला दी, चल कहीं बाहर चलते हैं और पानी पूरी खाकर आते हैं। मुंह का स्वाद खराब हो गया जब से यहाँ आई हूँ। लगभग 10 मिनट बाद वह कपड़े चेंज करके उसकी सहेली के साथ बाहर पानी पूरी खाने चली गई। डिम्पी यह सब देख कर धम्म से सोफे पर बैठ गई और सोचने लगी, कोई बेटी ऐसा कैसे कर सकती है? क्या उसे रिश्तों की अहमियत बिल्कुल नहीं पता? यहाँ माँ जी अंतिम सांसें गिन रही है और नैना को रत्ती भर उनकी परवाह नहीं। आज डिम्पी के पति राजेश ने भी ऑफिस की छुट्टी ली हुई थी। वह भी घर पर माँ की सेवा में लगा हुआ था। डिम्पी जैसे ही खिचड़ी लेकर सास और मीला जी के कमरे में पहुंची, उन्होंने खाने से मना कर दिया और बोली, बेटा तूने मेरी बहुत सेवा की, बस अब खाने की इच्छा मर गई है। भगवान मुक्ति दे दे तो अच्छा है, अब यह तकलीफ सहन नहीं होती। डिम्पी उनके आंसू पोंछकर बोली, माँ जी ऐसा अशुभ अशुभ मत बोलिए। और मीला जी भी मन ही मन भाप चुकी थी कि अब उनकी मृत्यु नजदीक है। थोड़ी देर बाद नैना घर आई और अपने कमरे में जाकर सो गई। चाय के समय वह बोली, भाभी चाय के साथ पकौड़े बना देना। अब डिम्पी से रहा नहीं गया और वह नैना के कमरे में आकर बोली, नैना तुम्हें माँ जी की तबीयत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। यहाँ माँ जी की तबीयत सही नहीं है और तुम्हें नई नई फरमाइशें सोच रही है। नैना, माँ के पास बैठने का तुम्हें समय नहीं है और न ही उनसे बात करने का। नैना चीख उठी, भाभी आपसे मेरा काम नहीं हो रहा है तो बोल दो ना, मेरे सामने तेवर क्यों दिखा रहे हो? नैना की जोर की आवाज सुनकर भाई राजेश भी आ गया और बोला, नैना एक तो तुम कोई काम में मदद नहीं कर रही हो, ना माँ का ध्यान रख रही हो और बैठे बैठे फरमाइशें कर रही हो, वह अलग। नैना बोली, माँ के कमरे में बदबू आती है, मुझसे वहाँ नहीं बैठा जाता। राजेश बोला, माँ कुछ दिन की ही मेहमान है नैना, और एक दिन हम सबकी ऐसी ही हालत होने वाली है, जान लो। माँ को अभी हमारे साथ की जरूरत है। राजेश नैना को अपने साथ माँ के कमरे में ले गया और डिम्पी सभी के लिए चाय बनाने चली गई। डिम्पी ने सभी को चाय दी और थोड़ी देर बाद खाने का नैना को पूछने गई कि क्या खाना बनाऊं, मगर सबके नसीब में शाम का खाना नहीं लिखा था और मीला जी ने आखिरी सांस ली और सभी को छोड़कर दुनिया से चली गई। डिम्पी के लिए यह पल बहुत दुख भरा था क्योंकि उसको हमेशा से प्यार और सम्मान देने वाली उसकी सास ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। सभी लोग रात भर उनके चले जाने का विलाप करते रहे और सुबह सभी नाते रिश्तेदार के आ जाने पर उनका दाह संस्कार कर दिया गया। और मीला जी की 13वीं होने के बाद नैना अपने ससुराल जाने की तैयारी करने लगी। राजेश और डिम्पी उसके कमरे में आए तो नैना बोली, भाई भाभी अब आप लोगों से ही मेरा मायका है। जाते जाते मुझे माँ एक बात कह कर गई है जो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं। डिम्पी सोचने लगी, नैना तो माँ के कमरे में ज्यादा जाती भी नहीं थी,
माँ इसे ऐसी कौन सी बात बता कर गई है जो हमें नहीं पता। नैना ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, माँ की अंतिम इच्छा थी कि माँ के गहने मुझे दे दिए जाए। भाभी, वैसे मुझे गहनों का कोई लोभ नहीं है, मगर माँ की अंतिम इच्छा थी यह जिसे टालना उचित नहीं होगा। अब डिम्पी को और गुस्सा आया और वह बोली, दीदी माँ ऐसा आपसे बिल्कुल नहीं बोल सकती, आप सरासर झूठ बोल रही है। नैना बोली, भाभी मैं क्यों आपसे झूठ बोलूंगी। डिम्पी बोली, बस करिए दीदी, बहुत हो गया। आप शायद नहीं जानती, माँ ने अपने इलाज के लिए सारे गहने हमसे बिकवा दिए, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनकी बीमारी का बोझ राजेश पर पड़े। डिम्पी अंदर गई और सारे सबूत और एक फाइल लिया जिसमें कौन सा जेवर कब बेचा था वह सब लिखा हुआ था। उर्मिला जी ने जाते जाते एक वीडियो भी बना गई थी जिसमें उर्मिला जी ने साफ साफ कहा था कि मैं जानती हूँ मेरी बेटी नैना की नजर मेरे गहनों पर है। मेरी बीमारी में बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं। मेरा बेटा राजेश और बहू डिम्पी मेरे पीछे बहुत पैसे खर्च कर चुके हैं, इसलिए अब मैं अपने गहने बेचकर अपनी बीमारी का खर्च उठाना चाहती हूँ, ताकि उन दोनों पर भी ज्यादा भार न पड़े। यह वीडियो देखकर नैना की सारी पोल पट्टी खुल गई कि वह झूठ बोल रही थी। अच्छा हुआ उर्मिला जी ऐसा वीडियो बना कर गई थी, वरना नैना तो कल के दिन उसकी भाभी पर चोरी का इल्जाम लगाते भी देर नहीं करती। दोस्तों, कुछ घरों में ऐसी लालची ननदें भी होती हैं जो भाई भाभी के हक पर भी अपना अधिकार समझती हैं।